नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे ये पूजा खेड़कर कौन है, क्या यूपीएससी में धांधली हुई है या पूजा खेड़कर ने गलत डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं या परीक्षा में कहीं कंप्रोमाइज़ किया गया है। इन तमाम सारे सवालों को जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े एग्जाम के बारे में आज बात करेंगे, जिसका नाम है सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये देश की सबसे कठिन, सबसे बड़ी परीक्षाओं में गिनी जाती है। इसके परीक्षा के बारे में अगर जानने का प्रयास करें तो कैंडिडेट्स को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक क्वालिफाइंग होता है जिसे सीसेट कहते हैं, एक जनरल स्टडीज का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है और उसी के बेसिस पर मेरिट बनती है। जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में पास होते हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। मेंस में प्रत्येक वर्ष लगभग 14 से 15 हजार बच्चे बैठते हैं और उन 14 से 15 हजार बच्चों में से लगभग 2.5 से 3 हजार बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक बच्चे इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं और जबकि देश में सीट्स देखी जाएं तो 1000 के आसपास रहती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे कठिन, सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा मानी जाती है, जिसमें एकदम कांटे की टक्कर होती है। जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद वो देश की विभिन्न बड़ी बड़ी सेवाओं के लिए उनके रैंक के आधार पर उन्हें पोस्ट दी जाती है। शुरुआत के जो 1 से लेकर के 80 या 100 तक के रैंक तक के बच्चे होते हैं, उन्हें देश की सबसे बड़ी नौकरी जिसे आईएएस कहते हैं, जिसको कहीं कहीं कलेक्टर या डीएम बोलते हैं, वो दी जाती है। उसके बाद आईपीएस है, आईएफएस है। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दोनों होता है। पूजा खेड़कर के बारे में अगर देखें तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और 2022 में यूपीएससी क्लियर करती हैं और इनकी रैंक आती है 841। 841 रैंक पर देखा जाए तो इन्हें आईएएस नहीं मिल पाएगा, आईपीएस भी नहीं मिल पाएगा। उसके बाद ये क्या करती हैं, ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाती हैं। ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाने का मतलब ये हुआ कि इन्हें 27% का रिजर्वेशन मिलेगा, जो मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय हुआ था। उसके साथ साथ में ये ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट लगाती हैं। ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये हुआ कि वो लोग जिनकी वार्षिक आमदनी 8 लाख से कम है और उनके घर में ए ग्रेड या बी ग्रेड से संबंधित कोई सरकारी नौकरी नहीं है। और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। ये मुख्य 2 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर देखा जाता है ए या बी ग्रेड की नौकरी ना हो, यानी बड़ी सरकारी नौकरी ना हो, और वार्षिक इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा ना हो। ये सर्टिफिकेट लगा देती हैं तो उन्हें इस चीज का कुछ फायदा मिलता है। इतना ही नहीं, ये क्या करती हैं कि आयोग को बताती हैं कि इनको देखने में, आई साइट में कुछ दिक्कत होती है, वो लगातार घट रही है। उसके अलावा साथ ही साथ में मेंटल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी मानसिक रूप से विकलांग की श्रेणी में आती हैं। इस प्रकार इनको 2 आरक्षण मिलते हैं, एक तो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का और दूसरा इनकी आई साइट कमजोर है और ये मानसिक रूप से कमजोर, विक्षुब्ध है, थोड़ा कमजोर है, उसकी मानसिक रूप से विकलांग की श्रेणी में आती हैं। तो 2 प्रकार के आरक्षण लगने के बाद 841 रैंक होने के बावजूद भी इन्हें आईएएस मिल जाता है। उसके बाद में ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग पीरियड में ही पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर इनकी तैनाती होती है। अभी ये अंडर ट्रेनिंग ही हैं। घटना यहां तक अभी कोई समस्या नहीं है। इसके बाद जो होता है वहां से चीजें उजागर होना शुरू होती हैं। इस समय देखा जाए तो पुणे में कलेक्टर यानी डीएम के तौर पर सुभाष दिवासे कार्यरत थे। जब ये वहां ऑफिस में कांटेक्ट करती हैं और अपनी बहुत सारी
बेबुनियाद मांगे उनके सामने रखती हैं कि उन्हें एक गाड़ी चाहिए, कुछ गार्ड्स चाहिए, बंगला चाहिए, ऑफिस चाहिए, गाड़ी पे लाल बत्ती होनी चाहिए। तो इस प्रकार की मांगे सुन करके सुभाष दिवासे कहते हैं कि मेरे यहाँ बहुत सारे लोग ट्रेनी आते हैं, लेकिन इस तरह की मांगे कोई नहीं करता है। इस तरह की सारी मांगों के स्क्रीनशॉट्स पब्लिक में वायरल हैं, वो देखे जा सकते हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं कि अपनी पर्सनल ऑडी कार में लाल बत्ती लगा करके डीएम ऑफिस पहुंच जाती हैं और वहाँ चेयर हटा देती हैं, ऑफिस में सब इधर उधर सामान उठाने फेंकने लगती हैं। इस तरह के जब कार्य करती हैं तब ये चर्चा में आती हैं और वहीं से चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर इन पर जांच बैठती है, एक कमेटी बनाई जाती है। जब जांच चलती है और बातें पब्लिक में आती हैं तब पता चलता है कि इनकी यूपीएससी 2022 के एग्जाम में 841 रैंक थी। तब सवाल उठता है कि इन्हें 841 रैंक होने के बावजूद आईएएस कैसे मिल गया। उसके बाद जब जांच होती है तो पता लगता है कि ये ओबीसी कैटेगरी से आती हैं, नॉन क्रीमी लेयर से आती हैं। साथ ही साथ में ये इनकी आई साइट कमजोर है और मानसिक रूप से विकलांग की श्रेणी का भी इन्होंने सर्टिफिकेट लगा रखा है। इसके बारे में जब जांच शुरू होती है तब देखा जाता है कि इनके पिता दिलीप खेड़कर जी वो भी आईएएस रह चुके हैं। जब देखा जाता है तो वो अभी जो रिसेंटली 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं वो चुनाव भी लड़े थे और चुनाव में एफिडेविट दिया जाता है कि उनके पास संपत्ति कितनी है। उन्होंने लिख कर बाकायदा सरकार को सौंपा है कि उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है। इस 40 करोड़ की संपत्ति में 110 एकड़ जमीन है, 2 करोड़ की और जमीन है, 8 करोड़ की 6 दुकानें हैं, 22 करोड़ का घर है, 900 ग्राम सोना है, एक हीरा है जिसकी कीमत 87 लाख रुपए है, 17 लाख की सोने की घड़ी है, 1 करोड़ से ज्यादा की 4 कारें हैं, 2 प्राइवेट कंपनियों में हिस्सेदारी है और बहुत कुछ है। कुल मिलाकर संपत्ति जो बनती है वह 40 करोड़ के आसपास है। अब सवाल यही खड़ा हो जाता है कि जिस लड़की के पिता के पास 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है उसको ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट कैसे मिला। उसके बाद बात यही खत्म नहीं होती है। पूजा खेड़कर ये कहती हैं कि उनका उनके पिता से कोई संबंध नहीं है, वो अलग रहती है। तब सवाल आता है कि पूजा खेड़कर के पास कितनी संपत्ति है। फिर यदि पूजा खेड़कर मैडम के बारे में देखा जाए तो इन्होंने भी बाकायदा लिख कर दे रखा है कि इनके पास 17 से 22 करोड़ के बीच प्रॉपर्टी है, जिसमें 4 करोड़ की जमीन है, 6 से 8 करोड़ के 2 प्लाट हैं और बहुत कुछ। अब सोच के देखो, जिस व्यक्ति के पास 22-22 करोड़ रुपए की संपत्ति है वह भी ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है और आरक्षण का फायदा ले रहा है। उसके बाद बात यही खत्म नहीं होती है। इन्होंने जो दूसरा सर्टिफिकेट लगा रखा था जिसमें इन्होंने बताया था कि इनकी आई साइट कमजोर है और इनको मानसिक रूप से यानी दिमागी तौर पर ये थोड़ा कमजोर हैं, वीक हैं, उसके बारे में तब आयोग ने बाकायदा इसका स्पष्टीकरण दिया है और उसने बताया है कि पूजा खेड़कर को दिल्ली एम्स में स्लॉट बुक करके दिया गया था और कहा गया था कि दिल्ली एम्स से चेकअप करा करके डॉक्टरों से लिखवा करके लाइए कि जो आपने ये सर्टिफिकेट दिया है ये सही है। दिल्ली एम्स में 22 अप्रैल 2022 को पूजा खेड़कर के लिए स्लॉट बुक किया जाता है। पूजा खेड़कर को बाकायदा बताया जाता है कि आपको 22 अप्रैल को दिल्ली एम्स जाकर के चेकअप करा लेना है, वहां पर ये लिखवा देना है कि आपकी आई साइट कमजोर हो रही है और दिमाग में कुछ मानसिक कमजोरी है। पूजा खेड़कर दिल्ली एम्स नहीं जाती हैं और इस बात का बहाना बना देती हैं कि उनको कोरोना हुआ है और कोरोना का समय चल रहा है, वो वहां नहीं जा सकती हैं। ठीक है, आयोग कुछ नहीं करता है। आयोग इनको दोबारा अगली डेट देता है 26 मई की। 26 मई को भी ये नहीं जाती हैं। उसके बाद 1 जुलाई 2022 को तीसरी बार कहता है कि आप चले जाइए। फिर 16 अगस्त 2022 को चौथी बार कहता है, फिर 2 सितंबर को बोलता है, फिर 25 नवंबर को बोलता है। यानी लगातार 6 बार पूजा खेड़कर को कहा गया कि आप दिल्ली एम्स जाइए और चेकअप करा लीजिए, जो आप सर्टिफिकेट हमें पेश की हैं उनका पुष्टिकरण हो जाए। ये वहां नहीं जाती हैं।
उसके कुछ समय के बाद ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से ये सर्टिफिकेट बनवा लेती हैं और उसमें बाकायदा MRI भी करवा लेती हैं। और इनके वकील ने बताया कि इन्हें एक बीमारी है जिससे उस बीमारी में अकेले रहने पर डर लगता है और MRI अकेले कमरे में की जाती है, इस वजह से ये MRI नहीं करा सकती हैं। ये पूजा खेड़कर जी के वकील का कहना था। लेकिन किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल से ये क्या करती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवा लेती हैं जिसमें बाकायदा लिखा होता है कि इनकी आई साइट कमजोर है और ये मानसिक रूप से कमजोर है। आयोग उस सर्टिफिकेट को लेने से मना कर देता है और इनका जो सिलेक्शन हुआ था उसे रिजेक्ट कर देता है। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आई। उसके बाद पूजा खेड़कर क्या करती हैं, ये CAT नामक एक संस्था होती है। CAT मीन्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वहां चली जाती हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अपना मामला लेकर के। आयोग भी वहां पहुंचता है। आयोग बाकायदा बताता है कि पूरी समस्या कि इन्होंने ये सर्टिफिकेट दिए थे, इनको एम्स भेजा गया था, एम्स में ये नहीं गई और जांच नहीं कराई और प्राइवेट जगह से ये सर्टिफिकेट बनवा कर लाई हैं जिन्हें मैं नहीं मानता हूं। कैट जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, वह भी रिजेक्ट कर देता है, UPSC की बात मानता है। उसके बाद बात आती है DOPT पर। DOPT सरकार की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत संस्था मानी जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। इसका मुख्य काम होता है कि ये संस्था यह चेक करे कि आपने जितने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जितने कागज दिए हैं, वो हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है या कास्ट सर्टिफिकेट है या इनकम सर्टिफिकेट है, वो वैध हैं या नहीं है, सही हैं या नहीं है, सही जगह से बनवाए गए हैं या नहीं बनवाए गए हैं, उनकी पुष्टिकरण करना, उनकी जांच करना DOPT का काम होता है। अब सबसे बड़ा सवाल DOPT पर ही है कि दोनों जगह से रिजेक्ट करने के बाद भी, उन सर्टिफिकेट्स को न मानने के बाद भी DOPT ने इनको क्लियरेंस लेटर कैसे दे दिया और पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर इनकी तैनाती कैसे हो गई। सबसे बड़ा सवाल DOPT पर है। DOPT में कौन बैठा है जो पूजा खेड़कर का संरक्षण कर रहा है, या कौन है जो DOPT पर दबाव बना रहा है, पूजा खेड़कर को संरक्षित कर रहा है। इन तमाम सारे सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। उसके बाद क्या होता है कि पूजा खेड़कर जी को पुणे से वाशिम के लिए भेज दिया जाता है। वाशिम में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ये जाती हैं और उधर क्या होता है कि जब मीडिया के बहुत सारे लोग, पत्रकार लोग इनके घर जाते हैं पूछताछ के लिए, तो इनकी माँ जो है वो धमकी देती हैं कि अगर मेरी बेटी की नौकरी गई, अगर उसे कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार के अमीर लोग समाज के उन तमाम सारे लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर आते हैं कि कैसे गरीबों को दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों को मारा जा रहा है, कैसे पूरा देश बेरोजगारी के एकदम गर्त में समाया हुआ है। और ऐसे लोगों में शुरुआत से लेकर के एग्जाम से लेकर सिलेक्शन तक सारी चीजें फिक्स होती हैं, वो सब निकल कर सामने आती हैं। तो सवाल यहाँ सरकार पर उठता है, प्रशासन पर उठता है, आयोग पर उठता है और अब यह जानने की जरूरत है कि इन सारे सवालों का कैसा जवाब प्रशासन निकालता है, सरकार निकालती है कि वह पारदर्शितापूर्ण हो, समाज के हित में हो, लोगों के हित में हो। जय हिंद।